अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे लास्ट व्लॉग को कितना टाइम हो चुका है ये मैं आपको, इसका पैरामीटर एक बड़ा ही क्यूट है जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। और उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम खड़ी थी, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं। तो ये देखिए क्या बदल गए हैं। मैंने आपको दिखाया तो बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज़ थे, बट आई स्टिल कांट टेल कि ये कौन सा आम है। ये मुझे तो सिंदड़ी लग रहा है। तो जी बहुत लंबा गैप आ गया और उसकी वजह ये थी कि आई वाज सो बिज़ी शूटिंग, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसका होमवर्क भी ज़्यादा होता है, बिकॉज़ आपको कंटिन्यूटी सारी वो देख के जमा करके लेके जानी होती हैं। एंड देयर इज़ सो मच अदर स्टफ, डिफरेंट मूड, डिफरेंट तैयारी। तो इस वजह से करंटली एक प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो अब 3 बाकी हैं। एक तो अभी शुरू होगा मंडे से, बाकी 2 जो हैं उनका पैच वर्क है। 2 में से एक जो कफ़ील के बाद आप लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन्स पे, गर तुम ना होते, तो उसकी आज शूट है। उस पे हम लोग हैं अभी एट द मोमेंट। नीचे डे का सीन हो रहा है पोर्च में, और मैं यहाँ ऊपर टेरेस में आई हूँ बिकॉज़ जनरेटर का कोई मसला हुआ, आई डोंट नो, कुछ वायरिंग शायरिंग का कुछ इशू है कि एकदम से वो डिस्कनेक्ट हो गया। सलमान शाहिद साहब भी बैठे हुए थे, उन्हें भी फ़ील हुआ। तो मैं ज़रा टेरेस में आई देखने कि भाई यहाँ पे क्या हालात है। तो यहाँ भी स्टैंड स्टिल है, गर्मी है। तो लेकिन आम कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह, ये तो टूट के नीचे भी गिरे हुए हैं। गिराए हैं या गिरे हैं? See? Not fair. तो चलें जी, अब ये व्लॉग शुरू किया तो आपको मैं अब साथ साथ दिखाती रहूँगी मोमेंट्स अपने इस शूट के। नई शूट शुरू हो रही है, उसकी टीम क्या है, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा था। तो बस ये सारी जर्नी साथ साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। तो आज ईमान का अवार्ड सेरेमनी थी एंड द थीम वाज ऑस्कर। तो उसी ड्रेस कोड के साथ उन्हें जाना था। तो ईमान को सेकंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो वो लोग सुबह सुबह वहाँ चले गए थे। तो मैं जब उठी तो मैंने उसका मैसेज देखा एंड आई न्यू। खैर मैं तो जितनी वो अच्छी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फ़र्स्ट आएगी, बट सेकंड आने का मतलब और भी है कि उनका ज़रा बार बहुत हाई है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। यू नो, देयर इज़ नो लिमिट टू गेटिंग बेटर। आप जितना अच्छा हों लाइफ में, अब तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि आप जितने अच्छे होंगे तभी सर्वाइव करेंगे। एवरेज बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर एबिलिटीज़, ऑन योर पर्सनालिटी, ऑन योर अखलाक, ऑन एवरीथिंग। सो द वे यू डील विद स्टफ एंड थिंग्स। आप देखें उन लोगों को कितने ही बुरे हालात हों, तो कभी भी डाउन साइजिंग जब भी होती है किसी कंपनी की, कुछ लोग होते हैं जो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, उन्हें कभी कोई नहीं छेड़ता। तो इसीलिए कि आप हर लिहाज से अच्छे होते हैं, काम में अच्छे होते हैं, आप प्रेशर बहुत अच्छा लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं सबके साथ, आप पॉजिटिव होते हैं, जिस जगह काम करते हैं उसके बारे में पॉजिटिव ख़्याल रखते हैं, सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। अगर आप एक ही जगह काम कर रहे हैं और फिर अलहदा बैठ के उसी जगह की बुराइयां कर रहे हैं, तो ये आपका दोगलापन है। तो वाई आर यू विद द कंपनी? आपको किसी ने फ़ोर्स किया है, ये नाशुक्री की आला मिसाल है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस हाल में आपको अल्लाह ने रखा हुआ है, आप उसका शुक्र अदा करें और समझें कि ख़ुद आप बहुत सौ से बेहतर हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ें, ज़रूर बढ़ें, उसी पॉजिटिविटी के साथ, और जिनके साथ आप काम करें उन्हें भी साथ शामिल करके कॉन्फिडेंस पे ले के आगे बढ़ें, तो आपका सफ़र और आसान होगा।
ब्लो ड्राई में जब तक आपके हाथ पूरे यूं ना हो ना तो फिर सही ब्लो ड्राई नहीं होता। जैसे कि ये जो मूवमेंट है ना, ये जो पूरा प्रॉपर पुल करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए पता है क्या लाई हूँ? आलू मटर की तहारी जो भी कहते हैं, विद रायता। तो आप लंच में चख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन हैव इट, अदरवाइज फिर बाकी ऑप्शंस तो होंगी ना, टू बी ऑन द सेफ साइड। बड़े लाहौर में थिएटर करती थी मदिया को, उसने एक जो का थिएटर बनाया हुआ, तो वो था ब्राउन ब्रेड थिएटर। अच्छा, ब्राउन ब्रेड थिएटर। We are brown. Less fat in it. And for us, this theater is bread and butter. Oh, wow. So brown bread theater. पहले like brown bread butter theater मैंने कहा ये बहुत ही लंबा है। Lunch break. जब से मेरे बच्चे छोटे थे एंड आई हैड बिकम अ मदर, तब से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है टू टॉक अबाउट इज़ द मदरहुड एंड द पेरेंटिंग एंड द चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। सो उसके लिए मैं ये करती थी कि जब भी मैं कहीं जाती थी एंड इफ़ आई फेल्ट कि किसी माँ का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा है या बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत वेल बिहेव्ड हैं, तो मैं ज़रूर मदर्स से या फादर से या पेरेंट्स से टिप्स लेती थी कि क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरे पेरेंट्स नहीं करते। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ थी जो मैं करती थी। इसी तरह से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी कि अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, कि उन्हें अपना आप डिग्रेडेड फील हो या इंसल्ट फील हो। अकेले में आप हैं और आपका बच्चा है, आप उससे फिर जिस तरह चाहें बात करें तो बच्चे को भी बुरा नहीं लगेगा एंड दे वुड फील कि वैसे तो इमोशंस को कंट्रोल्ड ही रखना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन ज़्यादा हो और आपका जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो ज़रा बहुत ही रिफाइंड वे में हो। तो और इसके अलावा ये कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट जब आप का बच्चा कोई ऐसी गलती करता है जो कि मटेरियल किसी चीज़ के कोई नुकसान हो जाता है, तो उस वक्त चाहे आपको जितना भी गुस्सा आए आपने उसके ऑपोजिट करना है। यू नो, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड समथिंग रियली नाइस कि इट्स ओके, नॉट योर फॉल्ट, आई एम श्योर जानबूझ के नहीं किया आपने। तो इस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, जब आप अपने बच्चे से बात करना शुरू करेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, और उसकी ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट करें चाहे आपको कितना ही गलत लगे, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चाहते हैं कि उसका ओपिनियन चेंज हो तो आप उसके सामने उन्हीं सिचुएशंस में वो करके दिखाएं जो आप समझते हैं सही है। तो आपको देख के वो बच्चे का ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा और वो प्रैक्टिस भी करेगा और उसने एक रोल मॉडल अपने सामने देखा होगा, तो वो उसके लिए एक ज़्यादा हेल्पफुल और एक सॉलिड रीज़न होगा अपने ओपिनियन को चेंज करने का। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरे माइंड में थी। तो आज ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सलमान शाहिद साहब भी हमारी टीम में शामिल हैं और आई एम अ फ़ैन, ह्यूज फ़ैन। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने भी टीवी पे देखे होंगे और अभी तक देख रहे हैं एंड बहुत ही फ़ाइन एक्टर और फ़ाइन आर्टिस्ट और एक इल्म का ख़जाना है। मतलब इनसे तो बैठ के जितनी बात की जाए वो कम है, और इनकी ज़िंदगी के बारे में और नॉलेज इनसे लिया जाए तो मेरे जहन में ये आया कि इनकी मदर से मेरी एक मुलाकात हुई थी दुर्दाना भट्ट के घर पे। डोडी हमारी, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। तो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी कि जिन्हें देख के आप मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते, उस तरह के। पहली नज़र जब मेरी उन पे पड़ी
तो वो मुझसे इस तरह ओपन आर्म से मिली और इतना अच्छा हमारा वो रहा। हमने पूरी जो हमारी डुगडुगी की टीम थी वो उनसे मिलने गई डोडी के घर पे, तो वहाँ पे उनसे एक सेशन रहा 2-4 घंटे का, तो बहुत मज़ा आया। तो आई फेल्ट कि इस तरह के पेरेंटिंग के सवाल या मदर सन रिलेशनशिप पे मुझे इनसे पूछने चाहिए। सो ये मेरे जहन में आया, तो अब विदाउट फर्दर डिले उनसे मैं सवाल पूछती हूँ, और आप ताकि उससे कुछ सबक सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें, तो मैं भी कुछ हासिल कर सकूं। बिकॉज़ ये भी एज बच्चों की जो होती है ये बड़ी क्रिटिकल होती है, मुश्किल होती है, ट्रिकी होती है, जो टीन एज एंड ऑल, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसे टिप्स आपको मिल जाएं जो हेल्प करें। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। आपके बारे में तो क्या कहें, लेकिन राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मदर। और यंग एज, जिस एज से आपको याद हैं चीज़ें, उस एज से लेके टीन एज तक का सफ़र जो था वो आपका कैसा रहा? और वाज योर मदर हैप्पी फ्रॉम यू, या फिर अगर उन्हें कुछ आप में अच्छा नहीं लगा तो क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, क्या तरीका था कि वो आपको बताती थी कि ये चीज़ सही नहीं है और इसको कैसे रेक्टिफाई करना है? कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कोई मॉरल या एथिकल कोड्स नहीं थे हमारे घर में, और लेकिन ये था कि मतलब है कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ से सजेस्ट करती थी कि इस तरह करो या करो, लेकिन किसी चीज़ से रोका नहीं। मतलब द वेरी फैक्ट कि मैं आर्ट्स में चला गया, मैं एक एक्टर बन गया, और ख़ास तौर पे जिस ज़माने में मैं बना और जिस ज़माने में वो खुद थी, तो ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था जिससे लोग वाकई अपनी ज़िंदगी चला सकते थे हमारे मुल्क में। तो ये मतलब, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। शी नेवर वांट, चाहती नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं। क्या चाहती थी, क्या बने आप? वो कहती थी कुछ भी बनो, लेकिन मतलब ये होता है ना कि कोई ऐसा कोई प्रोफेशन हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इनसिक्योर प्रोफेशन। आजकल भी अब जब लोगों की आमदनी इस तरह हो गई है, बहुत लोग तो अच्छा भला कमाते हैं इससे और सब कुछ ही चलाते हैं जिस तरह और शोबों से लोग चलाते हैं, लेकिन तब भी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशन जो कि इट्स इनसिक्योर, और पीपल डू नॉट, मतलब आपको पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली बाहर के मुल्कों में भी एक्टरों को लोन नहीं मिलता बैंक से, अनलेस दे आर अगर ऑब्वियसली दे स्टेबल इनकम नहीं है ना, स्टेबल इनकम नहीं है, इसको कहते हैं हवाई आमदनी। हवाई आमदनी, यस। तो ये है, तो ऑब्वियसली उन्होंने, क्योंकि वो खुद आर्टिस्ट थी, खुद वो रेडियो के ज़माने की, रेडियो से फिर टीवी, तो वो उनको पता था कि ये बहुत शोभा इस तरह का है। और मेरे वालिद साहब से भी जब बात हुई तो मैं टोल्ड माय फादर कि ये तो भाई ये करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अगर करना चाहता है, बट इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ, आसान काम नहीं। आपके फादर भी इसी लाइन में थे या नहीं? अच्छा। माय फादर वाज रेडियो पाकिस्तान पर्सन। वो फिर इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ उर्दू सर्विस BBC में उन्होंने 7-8 साल काम किया, फिर वहाँ की नेशनलिटी लेके वो BBC के अंदर बतौर प्रोड्यूसर थे टेलीविज़न में, बर्मिंघम में, उधर ही उन्होंने अपना। अच्छा, क्या नाम था उनका? सलीम शाह। कोई ऐसी चीज़ जिसमें, जो कि वो कहते हैं ना कि एक बहुत ख़राब आदत थी मुझ में और मेरे माँ बाप ने वो किस तरह से दूर की या उसे एक्सेप्ट किया, या क्या उनका तरीक़ाकार था? ऐसी मेरे में ख़राब आदत नहीं है, आई हैव डन एवरीथिंग, ख़राब और अच्छा और बुरा, लेकिन इतने इंतहा से कोई भी चीज़ नहीं की कि मेरा कोई एग्जाम्पल ले कि भाई इस तरह का बुरा काम उसकी तरह नहीं करना है, या इतना ज़्यादा अच्छा उसने काम किया उसकी मिसाल लो, बस ठीक है, इट्स एन एवरेज मिडिल लाइफ। और यही था कि उन्होंने टोका नहीं, रोका नहीं किसी बात से उस तरह करके, लेकिन वो हमारे वैसे ही उनकी
टेम्परामेंटली शी वाज अ वेरी सोशल पर्सन, और उन्होंने मुझे भी अगर कभी कुछ कहा है कि फिर सर्टन सोसाइटी होता है ना कि समटाइम्स यू डोंट लाइक कि भाई ये तुम्हारा जो दोस्त है ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट मतलब कभी ऐसा भी ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि देखें ना, हमारी जो ज़िंदगी है ना, हम जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, मुझे नहीं पता जो नई पौध आई है उनका क्या है, वी हैव नोन पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड ऑल काइंड्स, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमने उनको डिपिक्ट भी करना होता है, उन्हीं के बारे में हम कुछ करते भी हैं, अगर हम लिखारी हैं तो लिखते भी हैं, तो ऐसी कोई खास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पेरेंट्स को जहन में रखनी चाहिए बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए क्या होनी चाहिए, वो 3 चीज़ें? असल में तो ये होना चाहिए कि दे शुड, आई फील, अब मुझे नहीं पता, कई लोग भी क्या तक हैं कि ये तो जी आजकल नहीं कि ये तो आजकल के ज़माने का, अब ये भी तो है ना कि लोग कहते हैं कि जी इस ज़माने में इस तरह की चीज़ तो नहीं हो सकती, मतलब आई डोंट नो कि डू पीपल रियली केयर कि उनके बच्चे जो हैं वो दे शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी, और दे जस्ट फील कि नहीं दे शुड बी मटीरियली, इनमें ये कुव्वत होनी चाहिए और इनमें ये किस्म का आप समझ में टैलेंट ही होना चाहिए कि भाई ये मटीरियली दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स, whether they do it honestly or dishonestly is not important। मुझे लगता है कई लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ये ऑनेस्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, as long as they do well। नहीं, मटेरियल तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम इस वक्त बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, और उसको बिल्ड करने के लिए इन अ वेरी नाइस मैनर, जो कि एथिकली मॉरली अच्छे हों बच्चे, उन चीज़ों को जहन में रखते हुए। लेकिन एथिकली मॉरली आई रियली डोंट नो, माय वाइफ इज अ टीचर राइट नाउ, ओके, तो उनका तो ये, अब मैं तो हैरान हूँ कि मुझे जो पता लग रहा है कि वो ये है कि आप बच्चे को अब कुछ कह नहीं सकते, मतलब आपने बच्चे को किसी चीज़ से मना करना है ना, तो उस्तादों को कहा जा रहा है आजकल स्कूल्स में कि आप उसको प्लीज़ करके अदब से मुखातिब होके करें। जितने भी स्कूल बने इसलिए थोड़ी बने थे कि हमने कुछ तालीम देनी कायदे आज़म के कहने पे लोगों को, ये तो इसलिए बने थे कि भाई आमदन है, मल्टी बिलियनर्स, और लोग आप देखें जो जिस लेवल पे अफोर्ड कर सकता है, इट्स अ डिलेमा। और पेरेंट्स का भी एटीट्यूड ये होता है, दे आर यूजुअली फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कहें नहीं, तो उनको आप कुछ कहें भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप जो कह रही हैं ना, तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर तो मेरा ख्याल है आप क्या मॉरल इंस्ट्रक्शन और एथिकल इंस्ट्रक्शन हो सकती है। सबसे पहले तो आपने टीचर की कोई अहमियत और इज्जत नहीं छोड़ी, सही बात, टू बिगिन विद, मैंने अभी बात की है उससे सबसे पहले तो ये बात, उसके बाद आगे क्या बात होगी, आगे तो कुछ भी कोई, इसका मतलब वो घरों में भी ऐसी थे, जस्ट आई मीन वो उनके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे, तालीमी अदारे में भी और घर में भी यही कर रहे होंगे, घर में क्या तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं, बस उनको ये है कि उनको किसी तरह डिग्री मिल जाए, तो स्कूल आप यू प्रॉब्ली नो इट, बच्चों को फेल नहीं करते, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं इनमें फेल कोई नहीं अब करता, इसलिए क्योंकि वो जब बच्चे को फेल करेंगे माँ बाप नाराज हो जाएंगे इस बात। तो अगर बच्चे में ये क्वालिटी है कि ही इज एन अचीवर, तो स्कूल में अगर ये माहौल है, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अचीव करने का मसला नहीं, हाउ आर यू अचीविंग समथिंग। हमारे यहाँ और दुनिया भर में कई लोग हैं who achieve a lot through fraudulent means. They are achievers, they are super achievers. बल्कि एक नियति से और अच्छी तरह काम करने में ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं। आजकल बच्चों को कुट लगाई जा सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा नहीं पता कि घरों में क्या होता है, मेरी तो एक ही बच्ची थी, उसको तो मुझे आई डोंट नो
वो भी बेटी थी तो कोट लगाने वाले का तो हमारे यहाँ भी लड़कों को लगती थी, अगर लगती थी हाँ। तो लड़कियों को तो कुछ नहीं कहता, कोई नहीं कहता था, सिर्फ मना किया जाता। तो आई डोंट नो। आपको मारा था पेरेंट्स ने कभी इस तरह से? नो, कभी भी नहीं? बस एक आध बार सारी लाइफ में मेरी वालदा ने, अच्छा। हाँ, बस एक आध बार, और वो भी कोई मैंने ऐसी बात की या कोई हरकत की। और कई बार देखे ना, इवन पेरेंट्स जो भी होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू some phase of their life where they are not totally in control of all their faculties and they would not conduct themselves in the fashion that they would like to. तो ये हर इंसान के साथ हो सकता है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। तो but वो that is, you see, अगर इस तरह कभी कभार हो ना, it's occasional, that means it's not a habit, it's not a part of your personality. You understand? अच्छा, एक्टर्स जो बनना चाह रहे हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि जी हमें मौका मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? मैं पेट्रोल पंप पे, आप भी जाती हैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ तो वो भी एक्टर, सारे एक्टर बनना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील के दिस द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग टू बी नोन एंड मेक मनी। हालांकि इट्स नॉट, इट इज नॉट। बट मैं इसके लिए आपको कोई डिग्री तो नहीं लेनी पड़ती है, एंड मुमकिन है कि बिल्कुल एक सीधा साधा पेंडू आदमी आपसे कई गुना, वो PhD हो, उससे कई गुना बेहतर एक्टर निकल सकता है। तो ये भी एक है बात, उसमें एक गुंजाइश है, ट्रू इनफ, बट नहीं हो सकता, ना बन सकते हैं, ना सारी कौम एक्टर बनना चाहती है, लेकिन नामुमकिन। अच्छा सलमान साहब, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं असल में आए मुख्तलिफ स्कूलों में, आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग इन अ स्कूल इन लाहौर, कैथीड्रल स्कूल। उसके बाद आई स्पेंट कपल ऑफ इयर्स एज अ बच्चा स्कूलिंग इन इंग्लैंड। अच्छा। उसके बाद मैं आ गया, फिर मैं वापस जब आया तो क्योंकि वहाँ की स्कूलिंग में और यहाँ में बहुत फर्क, बड़ी देर लगी। फिर मेरे बाप ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया 2-3 साल, आई वाज इन एबटाबाद बर्नआउट। अच्छा। फिर मैं वापस आया, अगेन आई वाज आउट ऑफ स्कूल, देन अगेन आई गॉट बैक इनटू माय ओल्ड स्कूल कैथीड्रल। फिर वहाँ से उसके बाद आफ्टर हैविंग आई डिड माय मैट्रिक, आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ से मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया था। मैंने नौकरी शुरू की थी और थोड़ी ही देर के बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनयूजुअल स्कॉलरशिप मिली थी सोवियत रशिया की। अच्छा। तो वो फिल्म मेकिंग की 3.5 साल में वहाँ रहा, रशिया फिल्म मेकिंग में हाँ किया काम, सीखा, फिर वापस आया। एक्टर में पहले ही था जाने से पहले, जो कि वो मैं I was well known when I left. Any regrets? Not really. इंडस्ट्री के हवाले से या काम के हवाले से? नहीं, आई हैव बीन इन फैक्ट, मैंने काम, अब मेरा ख्याल, हालांकि कहते तो मैंने देखा सारे ही कहते हैं कि जी हम बड़ा चुन के करते हैं, वो मुझे, अब तो मैं नहीं चुन के करता जो आप करता काफ़ी सारी उम्र गुजार दी चुनने में, उसमें फ़ायदा नहीं होता चुनने में, बिकॉज आप जब चुनते हैं तो इसका मतलब आप कम काम करते हैं, कम पैसा कमाते हैं और आपकी शोहरत का ग्राफ भी नीचे गिरता है, क्योंकि people admire you and like you as long as you are there on the screen. आप 3 महीने के लिए या साल के लिए स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो आप किधर भी जाएंगे, ना आपको कोई पहचानेगा ना कोई कुछ करेगा। आप काम कर रहे हो तो लोग कहते हैं नजर नहीं आ रहे। हाँ, नजर नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि पहला सवाल होता है। हाँ, अब तो ये है ना कि पहले हमारा जमाना था PTV वाला, पाकिस्तान टेलीविजन एक चैनल था, आप साल में 2 महीने आ जाए सारे आपको जानते थे। अब 50 चैनल हैं, 300 प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मतलब है कि हाँ, उसमें पहचान बनाना बड़ी बात है। इट्स लाइक नहीं, पहचान वहाँ बनती है अगेन, अच्छा काम करके भी बनती है, लेकिन ज्यादा बनती है बेतहाशा काम करके। क्योंकि वो देखें, जिस तरह होता था कि हम इश्तिहार देखते थे ना, अब तो इश्तिहार मेरा ख्याल है बेहतर हो गए, मेरा अपना जाती ख्याल, तो इश्तिहार देखते थे, उनके साथ एक उनका जिंगल होता है जिसको गाना कहते हैं, तो वो कई बार इतने फजूल और इश्तिहार भी और गंदे होते थे, लेकिन क्योंकि वो साल चलते रहते थे, हमें हिफ्स हो जाते थे तराने की तरह, तो वो रेपुटेशन प्लेस अ पार्ट। तो वो बस वो होता है।
कि तो मैंने आई बीन फॉर्चुनेट इन द सेंस कि कई बार ये होता है कि आप अगर काम ज़रा फर्क थोड़ा बहुत करते रहेंगे ना तो आपको काम पूछते भी वो लोग हैं और जो कि फ़र्क काम कर रहे होते हैं। फिर आपको कई बार वो मौके मिलते हैं जो कि क्या पता है बहुत बड़े सुपरस्टार को जिसको पैसे बहुत कमा रहा है और जिसका नाम लोग लेते हैं और जो बाहर सड़क पे जाए तो उसको हजूम उसके पीछे भागना शुरू कर दे, वो बेशक अब ना हो, लेकिन ये होता है कि मे बी यू ओकेजनली गेट टू डू बेटर वर्क देन दैट पर्सन। तो मुझे उस हवाले से तो बड़ी आई हैव अ सेटिस्फैक्शन कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ सच्ची बात है ज़्यादातर नहीं होता मेयारी काम, तो वहाँ ऑफ एंड ऑन मैं बहुत मेयारी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा काम जो मुझे करने का मौका मिला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। बट उसमें नुकसान जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत है। यू लूज अ लॉट ऑफ वर्क, व्हेन यू लूज अ लॉट ऑफ वर्क यू लूज अ लॉट ऑफ मनी एंड और फिर ये देखें ना इट्स अ साइकिल। आप जब नहीं करते काम फिर नहीं मैंने ये नहीं करना मैंने ये नहीं करना, फिर आपको जब काम मिलता है तो उसके यू आर नॉट देन दैट वेल नोन, हमारा तो उसके हिसाब से रेटिंग और सब कुछ होती है ना। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। Then you get work for less money. अब आप मॉल वाला ड्रेस पहन लें, मॉल वाला पहनो। मॉल वाली कॉम्बिनेशन ओके आप ये सीन मैं तो देता हूँ। तो ये चल है ना। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर एवरीवन वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, योर वाइज वर्ड्स। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द वर्क। Yeah. हेलो जी, वेलकम टू डे 4 ऑफ माई शूट। और मेरे पीछे आपको आम नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ मेरी नज़रों से ही पक जाएं, मगर ऐसा होगा नहीं, हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और मुझे व्हाट आई कैन फोरसी इज़ कि मई का एंड हो जाएगा जब तक मुझे मेरे मतलब के आम खाने को मिलेंगे। आज कॉफ़ी वो फेंट के वाली बनी है। मैं शूट पे आई आके फिर मुझे थोड़ी भूख लगी जब पता चला कि दाल चावल है, सो आई हैड दाल चावल। और उसके बाद फिर कॉफ़ी बनाई, वो हाथ से जो फेंट के बनाते थे हमारा ओजी स्टाइल, तो वो पी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली असर की। तो अभी एक सीन हो रहा है नीचे जिसके बाद हमारी बारी आएगी, तो थॉट कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बात की जाए। और ये टाइम बेस्ट है यहाँ टेरेस में आने का। और यहाँ पे ये आम के दरख्त की ब्रांचेस जो हैं वो झुकी हुई हैं और आधी अंदर गिर रही हैं, आम लटक रहे हैं, लेकिन अभी अंडर एज हैं आम, उनको तोड़ना नहीं चाहिए इस तरह से जब तक कि पक ना जाए या पकने के काबिल ना हो जाए। सो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमारे लिए रखी हुई, लेकिन हमें उनका मौसम आने तक सब्र करना पड़ता है और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो जो टाइम आए खैर से आए और हम खैर व आफ़ियत से, तंदुरुस्ती, सेहत के साथ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस खाएं। तो आम में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आम तो जितना आप खाएं। मैं तो सीरियसली अभी ज़ोया नासिर को और फ़रहान ताहिर को यही कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगी जब आम अपने पीक सीज़न पे होंगे, तो मैं सिर्फ आम खाऊंगी इन डिफरेंट फॉर्म्स। मुझे याद है मैं और मेरे भाई जो थे, हमारा कंपटीशन होता था कि दूध में हम 1 चम्मच चीनी डाल के और उसमें बहुत सारी बर्फ़ डाल के उसमें आम की क्यूब्स डाल के उसका बोल बनाते थे और उसको चम्मच से दूध के साथ खाते थे। कभी दूध ख़त्म हो जाता था तो आम काट के डालते थे, कभी आम, और फिर इस तरह से वाइस वर्सा चलता ही रहता था। तो आम का सीज़न आ जाए तो फिर हम घर पे अपने गांव में वो दावत रखेंगे जो मैं प्लान कर रही थी अपनी शूट की टीम की। तो कफ़ील के बाद आपको ये ड्रामा भी देखने को मिलेगा जिसमें फ़रहान सईद हैं, सना जावेद हैं और ज़ोया नासिर, फ़रहान ताहिर, सबा हमीद और हारिस। तो बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, कासिम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है। तो ये एक ओवरऑल इसका मैं लुक देख रही थी कल जो प्रेजेंटेशन बनी है, तो दैट इज़ अमेजिंग, सुपर डुपर कैची और बहुत अच्छा लुक है इसका और ड्रामा भी बहुत अच्छा है। फ़रहान सईद ने बहुत अच्छा काम किया है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सीइंग हिम एक्ट। हालांकि उसने ड्रामे किए हैं लेकिन ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत अच्छा काम किया। जनाबे आली, आज है हमारी नई प्रोजेक्ट की शूट का दूसरा दिन
और बहुत अच्छी टीम है। आबिद अली साहब, उन्हें आपने देखा होगा दिल वाली गली में, जो उसके अब्बा बनते हैं सज्जन के। और इसके साथ हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जो कफ़ील में सनम सईद के भाई बने हैं। तो और जैनिस हैं हमारे साथ, बहुत प्यारी सी बच्ची, आप उन्हें देखेंगे तो हम श्योर आपको याद आ जाएंगी। वेरी स्मार्ट प्रिटी गर्ल। और ये हमारी इमीडिएट फैमिली है जहाँ से हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो अब्दुल्ला जो है ना, इतना देसी, उसने कल शूट पे देसी घी का नाम लिया। जैसे मेरी खाला की तरफ से आता है गांव से देसी घी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं तो हर वक्त तलाश में होती हूँ कि अच्छा गांव का ताज़ा खालिस देसी घी हो, इस तरह से मक्खन हो वाइट वाला। तो मैंने कहा अब आएगा ना तो तुमने मेरे लिए लेके आना है। तो वो आज उसके पास जितना बचा हुआ था ना ये वाला, इतनी सी बोतल में वो ले आया। तो मैंने कहा कि मैं क्या घर लेके जाऊँ। फिर हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे चूरी बनाएंगे। तो हमने प्रोडक्शन वालों से कहा कि हमें 1 किलो आटा मंगा के दें। तो आटा मैंने गूंदा अभी कोई 1 घंटा पहले, नमाज पढ़ के आई। और अब मैं पराठा बना के रख रही हूँ। क्योंकि गैस चली गई है, और जब गैस आएगी तभी पराठा बनाएंगे। और अभी मैंने अपने पराठे का साइज़ भी ज़रा छोटा ही किया है। उसकी वजह यह है कि तवा भी छोटा है। तो आज हमारा इरादा है चूरी बनाने का। चूरी के लिए वो जो अयूब साहब हैं वो काट रहे हैं शक्कर और चाहिए। हाँ, और क्योंकि 2 पराठे बनाऊंगी ना, एक हम खाएंगे और वो प्रोडक्शन वाले फिर हमारा मुंह देखेंगे, हमारे पेट में दर्द होगा। जैनिस तो गई है ड्रिप लगाने, हम भी गए होंगे, क्यों भाई? जी, है ना। तो बस ये अब मैं इसके बल वाले पराठे के पेड़े बना के 3 पेड़े वो रख रही हूँ। और मगरिब पे आ जाएगी ना गैस? आ जाएगी, है ना, 6:30 आती है। हाँ, 6 साढ़े 6 बजे आएगी। तो आइडियल टाइम है कि हम मगरिब के बाद ये खाएं। और बस उसके वो तब तक ये अच्छे पेड़े बने हुए, थोड़ा इसके ऊपर घी की वो करके और अच्छी तरह से रख देंगे। एंड 1 2 और अब आपको हम फाइनल जो लुक है ना चूरी का वो दिखाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट का मैं आपको बता रही थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है दिले बेखबर, ये आप देखेंगे हम टीवी पे। और ये ऐसी कहानी है जिससे माँ बाप रिलेट कर सकेंगे अपने आप को। क्योंकि जब आप के 1 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, या जब आप पेरेंट बनते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं, और जब आपको कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी लगती हैं कि जो आप नहीं चाहते उनकी ज़िंदगी में हो, तो आई एम श्योर सारे माँ बाप का दिल दुखता होगा। और इवेंचुअली फिर उसको किस तरह से रोकना है, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, क्या करना है। तो ये सारी मुश्किलात की कहानी है ये। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको लिखा गया। और मात ड्रामे के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद नवाज़, उन्होंने वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसे। और नवाज़ के साथ मेरी तो बहुत पुरानी एसोसिएशन है, क्योंकि ये PTV में होते थे जब मैंने अपना पहला प्ले किया। तो उस वक्त ऑडियो इंजीनियर थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर सैयद आतिफ़ हुसैन जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बहुत प्यारे हमारे डायरेक्टर थे, उनके साथ भी हमारा एक ग्रुप भी था। फिर आतिफ़ की तो सारी जर्नी मेरी आतिफ़ ने देखी लाइफ की, मैंने आतिफ़ की देखी, उसकी शादी, उसकी मेहंदी मायूं पे इतना हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर हम लोग जब ऑलमोस्ट आतिफ़ के हर प्ले में मैं होती थी, वो समझता था कि आई एम लकी फॉर हर, या वो मैं उसकी टीम का हिस्सा हूँ। तो बस इसी तरह से हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी। फिर ये एंड देन माय डियर फ्रेंड पास्ड अवे 6 years ago। और बहुत बहुत दिल को दुख हुआ। और ये किस्सा अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जब मैंने आतिफ़ के साथ एक प्ले किया था, एमन थी उसमें, एमन, मुनीब और मैं। तो उसमें आतिफ़ ने उसी प्ले के दौरान कहा मुझे कि तुम तो कमेटियाँ डालती थी बहुत ज़्यादा, क्या हुआ? मैंने कहा हाँ मैं कमेटियाँ डालती थी, बस उसके बाद मैंने मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तो मैंने छोड़ दी कमेटियाँ। कहते नहीं क्यों छोड़ी हैं, कमेटियाँ तो हमेशा डालती रहो, रखो कमेटियाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसी टीम में एमन, मुनीब, आतिफ़, मैं 4 मेंबर हो गए।
फिर मैंने अपने नेबर से पूछा तो कोई आधी से ज़्यादा कमेटी जो थी वो मेरे मेंबर्स ने एग्री कर लिया, नेबर्स ने, कि हम मेंबर बनेंगे। तो इस तरह करते करते हमारे 19 मेंबर हो गए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब हमारे प्ले का पहला एपिसोड चलेगा तो उस दिन हम कमेटी का ड्रॉ भी कर लेंगे। वो कमेटी हो गई, खैर 19 मेंबर थे, आतिफ आया, बहुत हमने पहला एपिसोड देखा और इट वाज सो नाइस। तो कमेटी हमारी 19 महीने की पूरी हुई तो मैंने अगली कमेटी में आतिफ का नाम लिख दिया। तो आतिफ को मैंने कहा मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, कमेटी शुरू हो रही है अब 20वें महीने से, 19 पूरे हो गए थे। तो आतिफ ने कहा नहीं मैं नहीं कमेटी डालूँगा। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। मैंने ऐसी मजाक में उसे कहा तुम्हारा दूसरा नंबर निकला है। तो वो कहता है कि नहीं चाहे दूसरा हो या पहला हो मैं नहीं डाल सकता, कल को मैं मर गया तो तुम्हारे सारे कमेटी मेंबर्स कहेंगे तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया है हमें। मैं उसकी इस बात पे मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो उसने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, किडनी की उसकी क्रेटिनिन जो था वो बहुत हाई था और किडनी फेलियर की तरफ जा रहा था। बट उस वक्त तक बात कोई इतनी सीरियस नहीं हुई थी। एंड ही सेड कि मैं अभी डॉक्टर से मिल रहा हूँ, अभी उसने मेरे कोई ऐसी बात नहीं की है कि मतलब यू डोंट हैव टाइम या इस तरह से। खैर करते करते वक्त गुजर गया। उसके बाद आतिफ की पोस्ट आती नहीं। आजकल तो ये क्राइटेरिया ना कि पोस्ट देख लें, अगर कोई अच्छी पोस्ट लगा रहा है तो बस ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पोस्ट हम देखते रहे और मैं समझती रही कि सब ठीक है। फिर एक दिन मुझे हमारे एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया है, सर कि तुम्हारा तो दोस्त है सैयद आतिफ हुसैन, उसको तो किडनी, वो तो बहुत बीमार है और उसकी किडनी फेल हो गई है और अब ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता एंड ऑल। मैं शूट पे थी, मैंने आतिफ की बहन को फ़ौरन कॉल किया तो उसने कहा हाँ ये सच है, वो आग खान में एडमिट है। बस उसके बाद मैं और याया मेरी शूट के बाद रोज़ आग खान चले जाते थे उससे मिलने। और फिर एक दिन मुझे उसके घर वालों ने बताया कि आज फ़हद आया था, फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद भी हमने इकट्ठे ही आतिफ के प्रोजेक्ट से काम शुरू किया था। तो फ़हद आया था, उसके साथ इतनी पुरानी बातें की, इतना हंसे और इतना वो हुआ। तो मैं इतनी खुश हुई सुन के कि आतिफ ने इतनी बातें की हैं फ़हद से। तो मैंने फ़हद को मैसेज किया अगले दिन शूट पे जाने से पहले। मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ। मैंने फ़हद से कहा, मैंने कहा तुम आतिफ के पास चले जाया करो, मुझे कल पता चला वो तुम्हारे साथ बहुत खुश हुआ, तुमसे बहुत बातें की उसने। तो फ़हद का अगले ही मिनट मैसेज आया कि आतिफ भाई का इंतकाल हो गया। तो दिस इज़ हाउ शॉर्ट एंड अनप्रडिक्टेबल लाइफ इज़। तो बहरहाल आतिफ के साथ बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं एंड बहुत काम किया हमने साथ। कोई मेरा ख़्याल है 25 साल की एफिलिएशन थी। एंड मुझे याद है एक टेलीफिल्म थी, उसने कहा कि मैंने देनी है तो तुम बताओ कि 3 दिन और 2 रातें नॉन स्टॉप काम कर सकोगी, हमें ये टेलीफिल्म देनी है। यासिर नवाज़ और मैं थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है कर लेंगे। बस एक दफ़ा बीच में मैं घर आई थी हाथ मुँह धोने और उसके बाद फिर वापस 2 घंटे बाद बच्चों से मिल के आया, अनिया छोटे छोटे थे, तो वापस शूट पे। तो ये इस तरह से हमने काम किया है उसकी प्रोडक्शन में। तो खैर लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं और मेन मकसद जो है वो यही होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में जब जाएं तो अच्छी यादें छोड़ के जाएं, और ताकि इसी तरह से लोग चेरिश करें जैसे आज मैं कर रही हूँ आतिफ की यादों को। तो चलें जी, बातें तो हो गई। अब जब गैस आएगी तो फिर हम ये चूरी बनाएंगे और आपको बाकी दिखाते हैं कि चूरी जो है अब इसके साथ हमने क्या करना है और इसकी क्या टेक्निक है चूरी अच्छी बनाने की। बिकॉज चूरी ऐसी होनी चाहिए कि उसके लड्डू बने और उसकी बाइंडिंग हो विदाउट एनी बाइंडिंग एजेंट। सो अब ये पेड़े बना के तो हम रख रहे हैं, जा रहे हैं अपना सीन कराने और देन विल गेट बैक टू दिस प्रोजेक्ट आफ्टर और बिफोर मगरिब। 6 बजे तक आ जाएगी गैस मुझे। हाँ 6 बजे हम बना लेंगे, मगरिब होती है 6:45, तो 6 बजे तक हम इंशाल्लाह ये तैयार करके और मगरिब तक हम लोग खा के और नमाज़ पढ़ के मैं अपने ब्रेक में चलें जी। अल्लाह का 6:30 बजे गैस आई है और मैं अभी एक सीन करा के अभी आई हूँ, अभी दूसरी लाइट शिफ्ट हो रही है उधर। तो हमने कहा हम ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। तो ये आटा पड़े सॉफ्ट हो गया, मगर कुछ करते हैं इसको।
आपको चूरी तो बना के ही खिलाएंगे आज भाई। ये तवे का भी साइज देखना है, मेरे पराठे बड़े होते हैं, ये तवा छोटा है। और चूरी बननी है ना, तो चूरी के लिए पराठा थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए। गरम हो गया तवा? एक मिनट देखो जरा घी डाल के। जरा वो सोफा साइड करना है, जल्दी आओ। मैं फिर से आ रहा हूँ। चलो ये एक पराठा, मैंने कहा ना मैं पराठा नहीं बनाती, मैं परौंठा बनाती हूँ, परौंठा। तो बस अब ये वाले छोटे हैं थोड़े, क्योंकि मुझे पहला मैंने ज़रा आइडिया नहीं था तवे का। अब हमें एक प्लेट या कुछ रेडी रखना है, ट्रे, जिसके अंदर हम इसको तवे से उतरते ही शक्कर और वो डाल के उसकी पिन्नियाँ बनाएंगे, चूरी के लड्डू। कोई बड़ा थाल टाइप दे दे ना, उसमें आराम से। हाँ, ट्रे वो जिसमें कल अंडे रखे थे ना, वो वाली, वो ट्रे। ये चीज़ हम शूट करें, बहुत पुराना सा घर है, कोई काफ़ी पुराना बना हुआ, लेकिन चीज़ें देख के लग रहा है कि अपने टाइम पे बड़ा कोई टेस्टफुली किसी ने डेकोरेट किया होगा। कल इसकी जो ओनर है उनकी बेटी से भी मेरी मुलाकात हुई, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मतलब आँखों की डॉक्टर। और हाँ, ये वाला पराठा सही है, लाओ वो चम्मच का। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने इतना घी लगाया ना कि आप इसकी जब से इस साइड पलटेंगे फिर घी लगाएंगे, ये ज़रा ज़्यादा बड़ा बन गया। और भाई जैसे चूरी तैयार होने लगेगी ना तो चाय बना देनी है आप। ये देखिए जी, बगैर चाय की चूरी का मजा ही नहीं है। मज़ा ही नहीं है। चलें अब ये चूरी बनाते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं, क्योंकि जिस तरह गैस आ रही है, बढ़ाओ। पंजाबी बोल। पराठे, हाँ, ये इसको कहते हैं परौंठा। परांठा, मैं तो हाँ भाई, परांठा ही खाता हूँ। ये कफील में सनम के भाई बने हैं, मैं देख के मैं कह रही थी कि एक एक चीज़ कफील की जो है ना काबिल मोहब्बत है। इतना अच्छा वो ड्रामा है, इतना अच्छा ड्रामा है। और सनम ने तो क्या कमाल के, सबसे मुश्किल रोल ही सनम का। सनम जी को तो क्या बात, क्या ही कहूँ मैं, उनसे तो बहुत सारे अदाकारों को सीखना चाहिए। यस यस। लेकिन अभी मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी माँ हैं शगुफ्ता एजाज, हमारी लेजेंड हैं, हम देखते हुए बड़े भी हुए हैं, और ये मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे अदाकारों के साथ काम करने का मौका माशाल्लाह, चुना गया हूँ। माशाल्लाह, जीते रहे आप। और ये ड्रामा आपने ज़रूर देखना है। और सारिम का भी, इसमें ये सारिम है और मैं अलमास हूँ, और ये पराठा है, परांठा ये परौंठा है। और चाय भी, चाय तवे भी बन रही है ना? नहीं, चाय तवे पे कैसे बना? और तवे गर्म चूल्हे पे, मतलब केटल में नहीं बना रहा। हाँ, उस पे बन रही। अब इधर हमने ये दोनों साइडें पकी हैं ना, अब घी ज़रा अंदर तक जज्ब रहता है। काफी सॉफ्ट हो अच्छा, ये तो पहले ही चूरी बन रही है, अच्छा है। बल्कि पुड़ियों वाला पराठा जो है ना, ये ज़्यादा सही रहता है। क्या है भाई? तो ये पराठा बना के चूड़ियाँ बनती हैं हाँ, आपको? पहले पराठा बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर गरम गरम घी डालेंगे, उसके ऊपर शक्कर डालेंगे, फिर हाथ से उस गरम गरम को वो करेंगे तो ज़्यादा बारीक होगा। ये शक्कर भी हमारी रेडी है, देखें गुड़ को काट के रेडी करके रखा हुआ।
अच्छा है भाई, इतना ज़बरदस्त खुशबू भी। और ये देखो अंदर से कैसे मैंने अंदर लगाया तो इतना नरम मुलायम हो रहा है अंदर। मुझे ये तवा और चूल्हा जो है ना, ये सेंटर नहीं, सेंटर आउट है इसका। अब इसमें पत्ती जो है ना 2 चम्मच डालनी है और 1 चम्मच चीनी डालनी है ताकि पत्ती का रंग निकले से। और मेरा ख्याल है इसके साथ चूरी के साथ तो सारे चीनी वाली चाय पिएंगे, है ना? तुम भी चीनी वाली पियोगी ना? मैं ये खाती तो नहीं है लेकिन चाय पीऊंगी। ये नहीं खाओगी? नहीं, क्यों? देसी घी नहीं खा सकती मैं। वजह? स्मेल? स्मेल और वो वोमिटिंग हो जाती है। अरे बदज़ौक़। हाँ, थोड़ी सी और डाल दो। 2 और डाल। हाँ, ये भाई है। पराठा तो पहले ही चूरी बन गया। दूसरे वाला छोटा बनाएंगे ज़रा। अच्छा, अब ये है ना जैसे ये बनाए, मैं आपको बताऊँ। ये शक्कर देना बेटा, इसमें हमने चीनी डाला चीनी शक्कर चीनी। शक्कर शक्कर गुड़ वाली दे दो, गुड़ वाली। ये इसमें हमने घी डाला और इसमें हमने ये डाली शक्कर, ठीक है। और गरम गरम पराठे वो भी उतार के दे दो बेटा चम्मच से। ये इसमें मेरे हाथ जलेंगे मगर हाँ डालो। चूल्हा हल्का कर दो, हद से ज़्यादा गर्म है ये, बहुत गर्म होता है ये। और फिर उसके अंदर घी डाल के और गर्म हो जाए। थोड़ा बेहतर हो गया, गर्म अभी भी बहुत है। वो गुड़ भी मेल्ट हुआ और हाँ, गुड़ भी मेल्ट हुआ है, घी भी थोड़ा डलने से ना और गर्म हो गया। देखा, ये गर्म करने से ये होता है, ये देखो अभी बिल्कुल ये लड्डू बन रहे हैं। अगर ये ठंडे करके उसमें करेंगे तो फिर ये इस तरह से इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। नहीं होता। ये उस पे डाल दें ताकि दूसरा भी रेडी हो जाए। ये पराठा से ये पेड़ा जो है ना, ये ज़रा मुनासिब दे दो मुझे प्लेट में लड्डू बना के। वह उनका ख्याल है कि हम इसको खाली ये देखो। ओह, घर भी याद आ गई। चलो बस ये अभी नहीं पूरा पकता है। आज तेज कर दी। चलो बिल्कुल बराबर मीठा, बराबर घी। हाँ, ये शक्कर और काटनी पड़ेगी हमें। 2 गुड़ के डलियाँ जो है ना वो इसमें, एक का तो हो जाएगा ये, लेकिन चलो बदसौख। ये कैसी लड़की हो तुम भाई, तुम देसी घी का मेरी अम्मी भी पराठा। परेशान है। चाय कितनी रहेगी? इसको ढक दें अयुब भाई, जल्दी उबल हाँ, जाएगी। चाय इसके साथ साथ ही होनी चाहिए। नहीं, जल्दी उबलेगी, ढक देंगे ना। आप अयुब भाई कुछ कह रहे हैं? क्या बोल नहीं सकती। क्या 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 दूध नहीं है? उसने पता नहीं कहा है कि नहीं कहा। कोई बात नहीं, इस काबे में एवरीडे डालती हूँ। हाँ, ये जी अगर हम शूट पे कुछ भी बना रहे हैं जी, तो सब लोग वो खाएं। तो इसलिए कल भी हमने कुल्फी फालूदा मंगाया था तो सबने खाया, फिर मज़ा आता है। ये नहीं मज़ा, अब मैं 3 पराठे बना रही हूँ, एक चखाऊंगी ज़रूर सबको
और बाकी जो है हम लोग अपना उधर चाय के साथ अपनी रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया, क्योंकि अब सीन तो मगरिब के बाद ही होगा, इसलिए। इसको मैं कर रही हूँ इसमें शिफ्ट आके। दूध लाए? बस मेरा आ रहा हूँ। गुड़ का सत्तू बना देगा। सत्तू बना है। वो तो चने पूरी। में सत्तू तो चने का होता है। अच्छा। छिलके का, जौ के छिलके का होता है सत्तू, उसके छिलके को सत्तू कहते हैं। जौ का होता है, दलील का होता है। अच्छा। हाँ, वो बहुत ठंडी तासीर होती है उसकी, बाहर जो इसीलिए। गाड़ी वाले बेचते हैं उनसे पिया है वैसे। हाँ, तो वही तो होता वो है। गर्मियों में ही तो पीते हैं। हाँ। सलीम चखो, वो पीती हूँ आपा मैं। बहुत अच्छी चीज़ है उसके क्या लिए। चीज़ है? ये चूरी है, चूरी। एक चम्मच दे। गुड़ भी है इसमें। एक सेकंड। गरम गरम पराठा, उसके ऊपर ये शक्कर। ये आप काम कर। बहुत गरम गरम है बिल्कुल। इसमें हाथ जलने का भी। चलो ये लेके जाओ, एक प्लेट उनको दो, सबको एक अंदर। दूध करना चाहेंगे? सारा डाल दें, क्या मसला क्या है? दिखाओ दिखाओ, नहीं नहीं सारा नहीं, नहीं आपा वो काली बस सी बस, बहुत। नहीं नहीं बहुत है ये जो है। अब सारे डलिए, सारी डलिए ना। हाँ फिर से। मैं बहुत मज़े की चाय बनाती हूँ। हैं तो पिलाओ ना कभी बना के। चलें जी, आज बस ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इस चूरी की रेसिपी के साथ। आप लोग चाहें तो लड्डू खाएं, और अगर आप बाजरे का आटा लेके इस तरह से बनाएं तो वो तो बहुत ही मज़े के बनते हैं भाई, कमाल। तो चलें, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ईमान दे, और सच बोलने, सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ नहीं कर सकते तो 2 नफल नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह के हुजूर मज़लूमों की निजात की दुआ करें, और ज़ालिमों की सज़ा की दुआ करें कि अल्लाह उन्हें इबरत बनाए पूरे जहान के सामने। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।